हेलो डियर स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज 2 में मैंने उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जिन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स आपके आगामी IIT JEE एडवांस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड है। इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट्स, हालांकि ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस का है 2013 का, लेकिन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है और मैं समझाता हूं इसको। An aqueous solution of a mixture of two inorganic salts when treated with dilute HCl gave precipitate P and a filtrate Q. The precipitate P was found to dissolve in hot water. अगर यहां तक स्टूडेंट्स समझ के इसको सोचें तो यानी जो दो सॉल्ट्स दिए गए हैं उन सॉल्ट्स में एक सॉल्ट का केटायन ऑब्वियस सी बात है बेसिक रेडिकल के ग्रुप 1 का है, क्योंकि डाइल्यूट HCl को डालने पर PPT बन रहा, लेकिन आगे उन्होंने लिखा है व्हाइट PPT डिसॉल्व्स इन हॉट वाटर। इसका मतलब यह हुआ कि लेड कंफर्म है, लेड आयन कंफर्म है, Pb2+ कंफर्म है। आगे लिखते हैं, इस क्वेश्चन की खूबी यहां से है, द फिल्ट्रेट Q remain unchanged when treated with H2S in a dilute mineral acid medium. However, it gave precipitate R with H2S in an ammoniacal medium. The precipitate R gave a colored solution S when treated with H2O2 in an aqueous solution NaOH medium. ओके तो इस डिफरेंट क्वेश्चन की जो खूबी है वो यहां से रिफ्लेक्ट होती है। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जब H2S गैस को पास किया गया फिल्ट्रेट में इन एसिडिक मीडियम तो कोई PPT नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि सेकंड ग्रुप का कोई भी बेसिक रेडिकल उस फिल्ट्रेट में मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि H2S गैस को पास किया गया अमोनिकल सॉल्यूशन में, यानी अमोनिया की प्रेजेंस में H2S गैस को पास किया गया। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इनकी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ग्रुप का अगर कोई केटायन है तो ऐसी कंडीशन पर वो प्रेसिपिटेट करेगा। फोर्थ ग्रुप का कोई बेसिक रेडिकल है तो वो भी प्रेसिपिटेट करेगा। जैसे थर्ड ग्रुप में बेसिकली क्या है, फेरिक आयन है, तो फेरिक आयन किस फॉर्म में आएगा, फेरस सल्फाइड के फॉर्म में आएगा। एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। क्रोमियम क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। और वहीं पर फोर्थ ग्रुप के जितने बेसिक रेडिकल हैं दे ऑल विल प्रेसिपिटेट एज अ सल्फाइड। देखें, कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड, मैग्नीज सल्फाइड और जिंक सल्फाइड इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। अब इनमें से कौन सा केटायन है उसके लिए इन्होंने अगला क्लू दिया है। अगला क्लू इन्होंने दिया है वहां से कि द प्रेसिपिटेट R, ये इनमें से कोई R है, गिव ए कलर्ड सोल्यूशन S when treated with H2O2 in an aqueous NaOH solution। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड किया जाए इन द अल्कलाइन मीडियम तो यहां पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, एक कलर्ड सोल्यूशन मिलता है। अब मैं यहां पे थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, अगर मान लिया इस FeS में H2O2 और NaOH डाला जाए तो जानते हो क्या होगा, Rn2 will oxidize into ferric ion and sulfide will oxidize into what, sulfate। तो बेसिकली यहाँ पे फेरिक सल्फेट बनेगा सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण, लेकिन NaOH है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH की प्रेजेंस में ये बेसिकली बदलेगा किसमें स्टूडेंट्स,
टेट्राहाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट में बदलेगा और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्रोमियम 3 को ऑक्सीडाइज करेगा क्रोमेट में, एल्कलाइन मीडियम में। ये क्रोमेट में बदल जाएगा जो कि कलर्ड होगा। यहां पे कलर्ड पीपीटी बनेगा, इसमें कलर्ड पीपीटी बनेगा, इसमें कलर्ड लेस सोल्यूशन बनेगा, इसमें सोडियम क्रोमेट बनेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो जानते हो क्या होगा, कोबाल्ट 2 विल ऑक्सीडाइज इनटू कोबाल्ट 3, सल्फाइड विल ऑक्सीडाइज इनटू सल्फेट, और कोबाल्ट 3 NaOH से साथ क्या होगा, कंबाइन करके कोबाल्ट 3 हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाएगा। यहां पे निकल 2 हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा, यहां पे मैग्नीज, यहां पे MnO2 का पीपीटी बन जाएगा, क्योंकि H2O2 विल ऑक्सीडाइज मैग्नीज 2 इंटू मैग्नीज 4 इन द बेसिक मीडियम। यहां पे बन जाएगा टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2, यानी कलरलेस बन जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कलर्ड है, इसका मतलब यह है कि जो पीपीटी बना था वो क्या है, क्रोमियम है। तो अब देखिए यहाँ पे द कलर्ड सोल्यूशन एस कंटेन्स सोडियम क्रोमेट, यानी दिस पीपीटी will convert into chromate ions in the presence of hydrogen peroxide and NaOH. अगला देखिए, the precipitate P is basically lead. तो इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसको फ्रेम किया, आप देखिए यहां पे एक रिएक्शन बेटा दी गई, यहां पे एक मेटल कैटायन है, इसकी रिएक्शन अमोनियम सल्फाइड के साथ हुई और यहां पीपीटी मिल गया। तो ये पीपीटी क्या क्या हो सकता है, देखिए अमोनियम सल्फाइड का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो बेसिकली क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस H2S। तो अमोनियम सल्फाइड इस मेटल कैटायन को प्रेसिपिटेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, डिपेंडिंग ऑन कि मेटल का नेचर क्या है। जैसे एल्यूमिनियम 3+ ले लें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी थर्ड ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स है उनमें से क्रोमियम आयन और एल्यूमिनियम आयन हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। वहीं पर फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, आयरन और फोर्थ ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल हैं वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। ओके, अच्छा, तो ये हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है और सल्फाइड भी हो सकता है। आगे ये यहां से क्लियर होगा स्टूडेंट। जो पीपीटी आया P, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड किया गया, NaOH ऐड किया जाए, यानी क्या हुआ, एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जा रहा, यहां वाटर सॉल्युबल आ गया। अगेन फिर वही बात है, तो अगर ये वाटर सॉल्युबल आया, इसका मतलब बिल्कुल श्योर है कि ये वो मेटल कैटायन होगा जिसका हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लिया कॉपर की बात करें तो पहले में क्या बनेगा, यहां पे कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनाएगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फाइड विल ऑक्सीडाइज इनटू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाएगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। लेड PbS will oxidize into lead sulfate. Lead sulfate will be soluble in excess of NaOH due to formation of what, tetrahydroxido plumbate 2 anion। तो लेड आ जाएगा। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड यहां बनेगा और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एल्कलाइन मीडियम में, क्रोमेट में, ये हो जाएगा। अगर फेरस आयन है तो यहां फेरस सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी आएगा और फिर ये जो रिएजेंट है ये फेरस सल्फाइड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फेरिक सल्फेट में, और फेरिक सल्फेट अल्कलाइन मीडियम में क्या करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा, यानी यहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आएगा, इसलिए ये नहीं हो जाएगा, यानी डी नहीं हो सकता इसमें। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन, if P is phosphoric acid, then according to the given information choose correct statements। स्टूडेंट अगर P फास्फोरिक एसिड है यानी इक एसिड है
इसमें लिखा गया है कि इसके दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया गया और क्यू बन गया। इसका ऑब्वियस सी बात है कि क्यू पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी पी और क्यू की। फिर क्यू से हमने क्या किया, यहां पे एक ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला गया है। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे उतने ऑक्सी लिंकेज डेवलप होंगे। तो यानी इसका मतलब ये हो गया यहां पर POP डबल बॉन्ड OH OH यानी पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। और इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो ये बन जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 4, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 5। तो अब देखिए इन ऑक्सी एसिड P and Q ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज सेम, सही है। ऑक्सी एसिड P, Q and R हैव सेम बेसिसिटी, गलत होगा। इसकी बेसिसिटी है 3, इसकी बेसिसिटी है 4, इसकी बेसिसिटी है अगेन 4। ओके, रॉन्ग हो गया ये भी। ऑक्सी एसिड Q and R हैव ऑक्सी लिंकेज, ये भी गलत है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें ऑक्सी लिंकेज है, यहां ऑक्सी लिंकेज नहीं है। देन Q and R आर टेट्राबेसिक एसिड, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट IIT JEE 2017 में पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था उन्होंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं इसको सॉल्व करता हूं। एडिशन देखिए यहां लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ एक्सेस एक्वस अमोनिया टू ए पिंक कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MCl2.6 water X and ammonium chloride gives an octahedral complex Y in the presence of air। देखिए मैं रिएक्शंस को यहां लिखता हूं। एक कोई कंपाउंड है MCl2.X वाटर और इन्होंने इसको X कहा है। इसकी रिएक्शन उन्होंने कराई है एक्सेस अमोनिया, एक्सेस अमोनिया ऐड किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड एयर। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, जब भी कभी स्टेटमेंट में आता है कि ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, तो आपको एयर या ऑक्सीजन का हमेशा कंसिडरेशन करना। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेटल कैटायन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आगे नो लिखा हुआ है, अब ये ऑक्सीडाइज तो होगा, इस समय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अब 2 से 3 ऑक्सीडेशन में जाएगा या 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, उसके लिए इन्होंने आगे क्लू दिया है। क्लू क्या है, आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वाई। अच्छा एक चीज और है, जब अमोनिया डालेंगे तो अमोनिया का फंक्शन क्या होगा, ये लिगेंड का काम करेगा और अभी कॉम्प्लेक्स बन गया स्टूडेंट्स यहां पर MNH3 एंड वन मोर थिंग, इन्होंने इसका कलर पिंक बोला है। अच्छा अगर पिंक है तो इससे हम क्या सोचेंगे, इससे हम ये सोचेंगे कि इसमें जो मेटल कैटायन है वो ट्रांजिशन मेटल कैटायन है जिसका D का कॉन्फ़िगरेशन होगा D1 से D9 के बीच का कॉन्फ़िगरेशन होगा, D1 से D9 सिस्टम वाला होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 6 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि D1 से D9 जिसमें है तो 6 आ जाएगा अमोनिया। फिर आगे नो लिखा है 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 3 क्लोराइड 1:3 हो गया, ठीक है ना,
1:3 और इन्होंने इसको y कहा है। ओके, फिर आगे लिखते हैं द रिएक्शन ऑफ X विद एक्सेस HCl, इसकी रिएक्शन एक्सेस HCl के साथ कराया जाता है। स्टूडेंट, एक्सेस HCl का मीनिंग हम ये लगाएंगे, एक्सेस वर्ड ये इंडिकेट करता है कि यहां पर एक्सेस में हम क्लोराइड आयन को ऐड कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा क्लोराइड आएंगे वो क्या करेंगे, किस तरीके से यहां पे कंबाइन करेंगे, एक्चुअली दे विल एक्ट एज अ लिगेंड, और क्लोराइड एक चूंकि एक वीक लिगेंड है एंड दैट इज वाई यहां पर क्या होगा, क्लोराइड के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पे। तो बन गया स्टूडेंट्स MCl4 एंड 2-, और इसको इन्होंने Z बोला है, ठीक है ना। एंड ब्लू कलर, इसका कलर है ब्लू। ओके, कॉम्प्लेक्स Z, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज X एंड Z का मैग्नेटिक मोमेंट स्टूडेंट 3.87 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पे भी WFL और यहां पे भी WFL है, तो अगर इन दोनों का X एंड Z का म्यू इफेक्टिव यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 मिला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसके D में या तो 3 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 7। तो यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर M2+ है तो M2+ या तो 3D3 होगा या फिर 3D7 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स, वेयर इज इट इज 0 फॉर कॉम्प्लेक्स Y, लेकिन ध्यान दीजिए अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बन गया M3+ में, और अब ये आ गया 3D2। तो अगर ये 3D3 था तो अब 3D2 हो जाएगा, और अब इसका म्यू इफेक्टिव 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 3D7 था तो अब बन गया ये 3D6 में, और 3D6 आने के बाद यहां पर SFL है, और अब यहां पर इसका म्यू इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि यहां पर बेसिकली ये वाला रॉन्ग है स्टूडेंट्स, है ना, ये सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3D7 का केस है, और यहां पर आ गया 3D6 आ गया। देखिए मैंने कलर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, और ये अच्छा तरीका होगा स्टूडेंट्स। 3D7 आ गया। फिर आगे देखिए लिखते हैं यहां पे इज 0 फॉर कॉम्प्लेक्स Y अमंग द फॉलोइंग, तो हमें देखना है इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे स्टूडेंट्स। तो पहला लिखा हुआ है व्हेन X एंड Z आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री C द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज पिंक। ओके, देखिए अगर स्टूडेंट मान लिया अगर ये इक्विलिब्रियम में है और इन्होंने कहा 0 डिग्री C कर दे, यानी टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से कम कर दिया, इसका मतलब जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रेट कम हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रेट कम हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये Z कॉम्प्लेक्स कम बनेगा, ये पिंक वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा रहेगा। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डेल्टा G इज इक्वल टू -RT log KF टू द बेस E, यानी KF क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स Z। तो अगर हम T की वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो डेल्टा G बिकम्स लेस नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखिए व्हेन X एंड Z आर इन इक्विलिब्रियम 0 डिग्री C द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज पिंक, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, Xc मेनली रहेगा, इस इक्विलिब्रियम में Xc रहेगा। या इसको आप इस थर्मोडायनामिक्स रिलेशन से भी आप समझ सकते हैं कि T का टेम्परेचर यानी T का मैग्नीट्यूड अगर हम कम करते हैं तो डेल्टा G विल बी व्हाट, लेस नेगेटिव। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल इन Y इज D2sp3, तो सिंपल है,
हो जाएगा आप लोगों से। Z इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, बिकॉज WFL है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू Y गिव्स ओनली 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, गलत हो गया स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अगर इस Y में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो हमें 3 इक्विवेलेंट AgCl मिलेंगे। ओके, देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स इज ऑब्लिक आर। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की एक बहुत अच्छी खूबी है जिसको JEE एडवांस ने 2 बार यूज किया है, मैं भी आपको बताता हूं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस सीरीज में सेलेक्ट किया हूं। पहला है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एट मेटल सेंटर इन आयरन पेंटाकार्बोनिल एंड निकल टेट्राकार्बोनिल 16। स्टूडेंट रॉन्ग, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। आपको मालूम होगा कि जो कॉम्प्लेक्सेस ईएन रूल को फॉलो करते हैं उनके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। जैसे मान लिया हम आयरन पेंटाकार्बोनिल की बात करें तो आयरन में क्या होगा बेटा, आर्गन के बाद इसका 3D10 हो गया होगा, 4s2 हो गया एंड 4p6 हो गया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आर्गन के बाद। तभी तो यहाँ पे क्रिप्टन आता है ना, इसका क्रिप्टन जैसा एटॉमिक नंबर हो गया ना, क्रिप्टन जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए ना, तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, यानी आर्गन से नेक्स्ट जो नोबल गैस आएगा वहां पर जाने में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 16 की जगह यहाँ पे 18 आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स। दीज आर प्रीडोमिनेटली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल ऑप्शन है, आप लोग जानते हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज लोअर, सही है। मेटल कार्बोनिल्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग मेटल टू CO जितनी ज्यादा होगी तो मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, ठीक है ना। द कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकेंस व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज इंक्रीज्ड, ये गलत है। देखिए ये मेटल हो गया स्टूडेंट्स और ये हो गया CO, है ना, ये हो गया डोनेशन और ये हो गया बैक बॉन्डिंग। एक बार यहां मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस ले लें और एक बार हम प्लस ले लें, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा अच्छा होगा, बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा तो मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, यानी मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होगा, वहीं पर CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। इसलिए स्टूडेंट्स ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट आंसर की So dear students, I hope you all will be benefited by the concept involved in these questions. Thank you.